Yes, students, welcome in our video classes. As you know, we are discussing the musculoskeletal problem. In last class, we just discussed about the introduction, a brief introduction about the musculoskeletal problems. Today, we are starting our first topic, osteomalacia. Okay, let's start with introduction. Osteomalacia is derived from Greek word. Okay, osteo means bone and malacia which means softness. तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, क्लियर मीनिंग हो रहा है। ओस्टियो का मतलब है कि बोन और मलेशिया का मतलब यहाँ पर निकल रहा है सॉफ्टनेस। तो ओस्टियो मलेशिया यानी सॉफ्टनेस ऑफ बोन, ओस्टियो मलेशिया में सॉफ्टनेस ऑफ बोन। ठीक है, अब ये जो डिज़ीज़ है ओस्टोमलेशिया, ये एक मेटाबॉलिक बोन डिज़ीज़ है। इसको मेटाबॉलिक बोन डिज़ीज़ क्यों बोला जाता है कि मेनली जो है मेटाबॉलिज्म का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मेटाबॉलिज्म ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से जो है कैल्शियम की कहीं ना कहीं कमी हो रही है और उसकी कमी की वजह से जो है बोन सॉफ्ट होती जा रही है। क्योंकि कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है बोन फॉर्मेशन के लिए और उसके मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है और उसी की वजह से जो है ओस्टोमलेशिया की कंडीशन बनती है। ठीक है, तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पर एक और होती है रिकेट्स की। ठीक है, एक और कंडीशन होती है रिकेट्स की, सेम वहाँ पर भी जो है डीमिनरलाइजेशन होता है बोन का, इनएडिक्वेट कैल्शियम होता है। बट डिफरेंस जो है उसको रिकेट्स क्यों बोला जाता है और इसको ओस्टोमलेशिया क्यों बोला जाता है, तो उसका मेन डिफरेंस एक तो कि ओस्टोमलेशिया जो है वो एडल्ट में होता है कैल्शियम की कमी से, मिनरल्स की कमी से, या जो है हम कह सकते हैं कि इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन की वजह से डिजीज़ होती है एडल्ट में, तो वो ओस्टोमलेशिया कहलाती है। और अगर चिल्ड्रन में होती है तो वो रिकेट्स कहलाती है। ठीक है, दोनों जो है वो एक ही कंडीशन है लगभग। मेन जो है यहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है मेन लीडिंग कोज है, जिसकी वजह से ही ये डिजीज़ हो रही है, बोन की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो वो भी हम इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। मेन हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर ओस्टोमलेशिया डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओस्टोमलेशिया इज़ अ मेटाबॉलिक बोन डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन as a result of the skeletal soften and weaken characterized by pain, tenderness to touch, bowing of the bone and pathogenic fracture। तो मेन जो है कि ओस्टियोमलेशिया एक मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर है। इसको कैरेक्टराइज यानी कि इसके लक्षण क्या होते हैं ना, इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, ये मेन जो है इसको कैरेक्टराइज करने का किया जा सकता है पेन से, टेंडरनेस से और बोइंग ऑफ बोन। बोइंग यानी तिरछापन। ठीक है, तिरछापन आ जाता है बोन का। और जो कंडीशन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर जो है यूजुअली एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो वहाँ ऐसा कोई पैथोलॉजिकल कोज नहीं होता, बट पैथोलॉजिक फ्रैक्चर उसे कहते हैं जब इतना ज़्यादा जो है कोई मेजर एक्सीडेंट ना हो और बिल्कुल जो है नॉर्मल कंडीशन में भी कई बार फ्रैक्चर हो जाता है। तो वहाँ पर जो कारण रहता है वो पैथोलॉजिक रहता है, यानी कि ये डिज़ीज़ की वजह से जो है वो बोन क्या हो रही है, सॉफ्ट हो रही है, उसके अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है, तो उसकी वजह से इजीली जो बोन वीक हो जाएगी तो इजीली फ्रैक्चर हो जाएगा, तो वो पैथोलॉजिक फ्रैक्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये सारे जो कंडीशन ओस्टोमलेशिया के साथ एसोसिएट होती है। नेक्स्ट हम बात करें कोज की। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन ओवरऑल कोज माना जाता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो कई सारे वजह से हो सकती है। ठीक है, जैसा कि इसमें माना जाता है ओल्ड एज पहला रिस्क फैक्टर है, सेकंड फीमेल जेंडर ड्यू टू द यूज़ ऑफ पर्दा प्रथा एंड बॉडी कवर। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम मानी जाती है ओस्टोमलेशिया की। ऐसी सारी लेडीज़ स्पेशली फ़ीमेल की हम बात करें तो वुमेंस जो हैं वो यूज़ करती है प्रदा प्रथा मतलब अपने आप को कवर करना। ठीक है, तो उस वजह से चाहे वो किसी भी धर्म की हम बात करें, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि एक स्पेसिफिक रिलीजियन में ही है, ये सभी में माना जाता है। हिंदुओं में भी जो है वो अपने से बड़े से के सामने जो है कभी भी लेडी जाती है तो वो अपने आप को कवर कर लेती है, अपना फेस नहीं दिखाती है ना। इसी तरह से जो है मुस्लिम में भी जो है बुर्खा पहना जाता है, तो वो एक तरह की प्रथा है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी की पूरी बॉडी जो है फीमेल को कवर करके रखनी होती है और उसकी वजह से सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता।
अब सनलाइट एक्सपोजर नहीं हो पाता तो उसकी वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा असेंशियल सोर्स है, जिसकी वजह से जो है विटामिन डी हमको मिलता है, और विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन डी का। तो यहाँ पर इस तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए फीमेल जेंडर और स्पेशली पर्दा प्रथा जो है वो इसको कहीं ना कहीं एक लीडिंग फैक्टर है इसके लिए। नेक्स्ट हम बात करें हार्मोनल चेंजेस नियर टू मीनोपॉज इन फीमेल। ठीक है, तो मीनोपॉज की कंडीशन में भी फीमेल में जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है ऑस्टियोमलेशिया होने का। इसलिए ये बढ़ती उम्र में या ओल्ड एज में होता है, आफ्टर 40 ईयर ओल्ड जो है इसको ज़्यादा कॉमन माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें पॉवर्टी, लैक ऑफ नॉलेज, इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो पॉवर्टी से ही रिलेटेड है। ठीक है, पॉवर्टी है इसलिए लैक ऑफ नॉलेज है, इसीलिए इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम है। ठीक है, इनसफिशिएंट न्यूट्रिशनल क्वांटिटीज़ और फॉल्टी मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन डी और फॉस्फोरस। इनएडिक्वेट न्यूट्रिशनल क्वांटिटी यानी कितनी अमाउंट में जो एडिक्वेट हमको विटामिन डी लेना चाहिए, फॉस्फोरस लेना चाहिए, कैल्शियम लेना चाहिए, तो इसकी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, इसलिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को इंडिविजुअल नहीं लेता, लैक ऑफ इनटेक हो जाता है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से कैल्शियम की और जो है फॉस्फोरस की, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस तो ये डिजीज़ की कंडीशन है, एसिडोसिस की कंडीशन है, पीएच का लेवल जो है वो एसिटिक हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है कहीं ना कहीं कैल्शियम का जो एक नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होकर के वो डिक्रीज़ होने लगता है। उसको यहाँ पर जो है कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है और उसकी वजह से जो है कैल्शियम वो बोन से रिलीज़ होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। माल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जो है ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और उतना न्यूट्रिशन अगर नहीं ले पाती है प्रेग्नेंट वुमेन तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द GI डिसऑर्डर लाइक सीलियक डिजीज़, क्रोनिक बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस, स्मॉल बॉल रिसेक्शन। तो ये सारी की सारी GI से रिलेटेड कंडीशन है। मेनली जो है कि GI के अंदर ही जो है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, विटामिन डी जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल अपना प्ले करता है एब्जॉर्प्शन में। तो कहीं ना कहीं अगर GI डिजीज़ है किसी तरह की, सीलियक डिजीज़ हो गई यहाँ पर, या क्रोनिक जो है बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, क्रोनिक पेनक्रिएटाइटिस हो गया, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है कि जो कैल्शियम विटामिन डी का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता और उसकी वजह से जो है फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है और लीडिंग करती है ऑस्टियोमलेशिया को। हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो जिस तरह से कैल्शियम ज़रूरी है उसी तरह से फॉस्फेट का होना भी ज़रूरी है। तो फॉस्फेट की डेफिशिएंसी होगी तो वो भी जो है कहीं ना कहीं बोन के सॉफ्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, फेवरेबल कंडीशन बनाएगा। नेक्स्ट क्रोनिक किडनी डिजीज़। तो किडनी जो है वो जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है उसको वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने का काम करती है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं निकलेंगे, एसिडोसिस की कंडीशन बनेगी। ठीक है, और एसिडोसिस की कंडीशन बनने की वजह से फिर क्या होगा कि वापस से जो है कैल्शियम का प्रॉपर जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए बोन के द्वारा वो नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सॉफ्टनिंग हो जाएगी बोन की, यानी ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बन सकती है। लॉन्ग टर्म एंटी कन्वर्जेंट थेरेपी, जो लॉन्ग टर्म जो जिनको कन्वर्जन की थेरेपी चलती होती है, जिनको कन्वर्जन आते हैं उनको एंटी कन्वर्जन थेरेपी चलती है, तो वहाँ फेनिटोइन या फिनोबार्बिटल, ये मेन जो है वो एक तरह से साइकेट्रिक ड्रग्स हैं जो साइकेट्रिक पेशेंट को लेनी होती है या जिनको कन्वर्जन आते हैं उनको लेनी होती है। तो वो अगर इसको बहुत लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो एज ए साइड इफ़ेक्ट, उसके ड्रग के साइड इफ़ेक्ट के उस पर जो है ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें तो कैडमियम पॉइजनिंग की। अगर कोई कैडमियम जो है अगर वो ले लेता है उसकी पॉइजनिंग की वजह से भी जो है ये कंडीशन कैल्शियम की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है और वो आगे जा कर के ऑस्टियोमलेशिया को कोज कर सकती है। तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर रिस्क फैक्टर हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है ना, कई सारी कंडीशन हो रही है, अभी हमने कॉजेज में भी पढ़ा, अलग अलग कंडीशन की वजह से ये जो है ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बन सकती है। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है इसकी पैथोफिजियोलॉजी, बट फिर भी हम समझते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे फीमेल जेंडर है, चाहे यूज़ो प्रथा है, ठीक है, चाहे लेक ऑफ सन एक्सपोजर है, लेक ऑफ डाइटरी इंटेक है, जो भी है, सारे के सारे जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है उनकी वजह से ओवरऑल क्या हो रहा है, डेफिशिएंसी इन विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है। ठीक है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कैल्शियम लेवल। ठीक है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल, और जब कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, डीमिनरलाइजेशन होगा और बोनी फाइब्रोसिस, बोनी सिस्ट फॉर्मेशन, ये कंडीशन बनेगी, यानी ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बनेगी, बोन सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये तो थी पहली कंडीशन। दूसरी हम बात करें तो दूसरी कंडीशन यहाँ है जीआई डिसऑर्डर, सीलियक डिजीज़ है, क्रोनिक बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। तो जीआई की प्रॉब्लम है ना, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा, पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम इन इंटेस्टाइन। विटामिन डी जो है उसकी डेफिशिएंसी होगी, उसका पुअर एब्जॉर्प्शन होगा, फैट सोल्यूबल विटामिन डी का, तो उसकी वजह से क्या होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि विटामिन डी ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो उसकी वजह से कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा इंटेस्टाइन में, और उसकी वजह से इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट इन द यूरिन। तो यूरिन जो है, कैल्शियम क्यों ज़रूरी है, फॉस्फेट को मेंटेन करने के लिए कैल्शियम का नॉर्मल होना ज़रूरी है। कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन में, तो फिर वो एक्सक्रीशन हो रहा है किसके साथ, फॉस्फेट जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट फिर ये कंडीशन भी किसको करेगी, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोनी फाइब्रोसिस एंड बोनी सिस्ट फॉर्मेशन, दैट इज़ नोन एज ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो पहला कोर्स था वो सिंपल था, डायरेक्ट यहाँ पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है डाइटरी इंटेक की वजह से, जिसकी वजह से कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है, डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जीआई में अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी विटामिन डी जो है या कैल्शियम जो है एक इंडिविजुअल एडिक्वेट ले रहा है अपनी डाइट में, बट जीआई में प्रॉब्लम है, तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा फिर कि फॉस्फेट यूरिन के साथ जो है फॉस्फेट वो ज़्यादा निकलेगा और डीमिनरलाइजेशन होगा बोन का, और फिर जो है वो ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर थे उन्हीं की वजह से अब क्या हो सकती है, तीसरी कंडीशन की रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, किडनी की प्रॉब्लम है, रीनल फेलियर की कंडीशन है, तो रीनल फेलियर एसिडोसिस को अकर करेगा। एसिडोसिस की वजह से क्या होगा कि होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पैराथायरॉयड हार्मोन। यहाँ पीएच का मतलब जो है वो क्या है, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होगा कि ज़्यादा जो है स्केलेटल कैल्शियम वो रिलीज़ होगा। ठीक है, रिलीज़ ऑफ स्केलेटल कैल्शियम। ठीक है, तो पीएच जो है यानी पैराथायरॉयड हार्मोन वो स्टिमुलेट करता है रिलीज़ ऑफ द स्केलेटल कैल्शियम। ठीक है, जब ये पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट करेगा और रिलीज़ होगा स्केलेटल कैल्शियम, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेम कंडीशन, इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट इन यूरिन, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, बोनी फाइब्रोसिस, बोनी सिस्ट फॉर्मेशन, यानी ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बनना। ठीक है, तो ये आपको जो है समझ में आया होगा। मेनली यहाँ अलग अलग कंडीशन है, डायरेक्ट डेफिशिएंसी डाइटरी इंटेक में कम है तो उसकी वजह से, जीआई की वजह से या रीनल फेलियर की वजह से, तीनों की वजह से जो है ये कंडीशन बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की। तो साइन एंड सिम्टम्स में डिफ्यूज जॉइंट एंड बोन पेन, डिफ्यूज जॉइंट एंड बोन पेन। ठीक है, ये पेन मेन साइन एंड सिम्टम होता है, पेन होता है स्पाइन में, पेल्विक और लेग में, कहीं पर भी हो सकता है। मसल्स वीकनेस, ठीक है, मसल्स वीकनेस हो सकती है, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, हाइपोकैल्शियमिया, पॉजिटिव चौवेस्टिक साइन। अब चौवेस्टिक साइन क्या होगा कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल को जो है एक रिलैक्स रहने के लिए बोला जाएगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, और हम जो अपनी फिंगर है वो फिंगर कहाँ पर टच करेंगे, जस्ट नियर टू द ईयर।
ठीक है। कान के बिल्कुल पास जो है चीक पे यानी गाल पे तो हम फिंगर लगाएंगे, पर लगाएंगे कहाँ पर, जस्ट नियर टू ईयर, ठीक है। तो जब हम फिंगर लगाएंगे, जैसे थोड़ा सा भी हल्का आप फिंगर टच करेंगे या थोड़ा सा भी प्रेशर क्रिएट करेंगे फिंगर की वजह से, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एक साइड जो है अपने आप जो है यहाँ पर मूवमेंट हो जाएगी, है ना, लिप की, या हम कह सकते हैं कि लिप के साथ फेस की जो है एक तरफ से जो है मूवमेंट होगी। तो ये जो साइन है ये क्या कहलाता है, पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन। और ये कब होता है, जब कैल्शियम की कमी हो यानी हाइपोकैल्शियमिया हो, तब ये साइन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो कंप्रेस्ड वर्टिब्रल एंड डिमिश्ड स्ट्रेटर, यानी कि जो वर्टिब्रा होती है वो कंप्रेस्ड होने लगती है, और वो कंप्रेस्ड होगी तो उसकी वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं जो ऐसा लगता है कि हाइट कम हो रही है। स्ट्रेटर, डिमिश्ड स्ट्रेटर का मतलब होता है कि जो एक इंडिविजुअल का कद है वो घटने लगता है, ठीक है। तो यहाँ नॉर्मली हाइट जो है वो क्या होगी, थोड़ी सी ऐसा लगेगी कि कम हो गई है पहले से, ठीक है। नेक्स्ट पेल्विक फ्लैटनिंग, पेल्विक फ्लैटनिंग, तो यहाँ पर जो है एक पेल्विक फ्लैटनिंग, फ्लैट जो है वो पेल्विक पार्ट वो फ्लैट होने लगता है। नेक्स्ट हम बात करें वीक एंड सॉफ्ट बोन्स, इजी फ्रैक्चरिंग कंडीशन यहाँ पर बनती है, आसानी से बोन फ्रैक्चर हो जाएगी, वीक हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट बेंडिंग ऑफ बोन, तो जब सॉफ्टनिंग होगी, डीमिनरलाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से जो है एक बोन जो है स्ट्रेट होती है तो स्ट्रेट ना होकर के थोड़ी सी बेंड भी करने लगेगी, ठीक है। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम इसमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यानी कि इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री कलेक्शन में हम कंप्लीट जो है एक इंडिविजुअल को कब से प्रॉब्लम है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या ऐसी कंडीशन है, प्रदा प्रथा जो है वो यूज़ की जाती है ना, तो ये सब जो है हम पेशेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन, फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन की हम बात कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है वो उसका फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन कर सकते हैं, उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या के हैं उनको पूछ सकते हैं, और उसके बेस पे कंप्लीट हेड टू टू फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन किया जाता है टू आइडेंटिफाई एंड टू डिटरमाइन द एनी एबनॉर्मलिटी, ठीक है। तो जो भी एबनॉर्मलिटी की कहाँ कहाँ पर पेशेंट को जो है पेन हो रहा है, या उसकी बोन जो है सॉफ्ट हो रही है, या बेंडिंग अगर हो रही है, या हम कह सकें अगर बच्चों में हम रिकेट्स, कंडीशन वही होगी, अगर बच्चा होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो है बोन वो बोइंग हो जाएगी, बोइंग यानी जो है तिरछेपन की कंडीशन बनेगी, पैर जो है वो तिरछे हो जाएंगे बच्चों में। तो ये सब जो है फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन में आता है आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट जो है लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं, जिसमें लो सीरम एंड जिसमें ब्लड और यूरिन की जांच की जाएगी, तो दोनों में कैल्शियम की कमी नज़र आएगी, ठीक है। लो सीरम एंड यूरिनरी कैल्शियम। नेक्स्ट लो सीरम फॉस्फेट। नेक्स्ट एलिवेटेड सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, यानी कि अब अगर सीरम के अंदर हम बात करें तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ड्यू टू द एन इंक्रीज इन द कंपनसेटरी ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, एल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो एलिवेट पैराथायरॉयड हार्मोन, एलिवेटेड पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट एक्सरे स्टडी जर्नलाइज डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन इज़ एविडेंट, यानी एक्सरे हम जब देखेंगे, पेशेंट का एक्सरे करवाया जाएगा तो उसमें जो है वो डीमिनरलाइजेशन आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोन बायोप्सी की जाती है, डेमोन्स्ट्रेट एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ ऑस्टोइड एब डीमिनरलाइज्ड कार्टिलेजियस बोन मेस्टिक, तो जब डीमिनरलाइज्ड जो है वो बोन मेस्टिक हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑस्टियोइड कहते हैं, ठीक है। तो ऑस्टियोइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डीमिनरलाइजेशन की कंडीशन बन रही है, तो वही जो है क्या कहला रहा है, ऑस्टियोइड कहलाता है। तो ऑस्टियोइड का जो है वो अमाउंट इंक्रीज़ होगा, और ये किससे आइडेंटिफाई होगा, जब बोन बायोप्सी यानी एक बोन का टुकड़ा निकाल करके उसका लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई होगा कि बोन के अंदर जो ऑस्टियोइड है यानी कि जो डीमिनरलाइज कार्टिजियस बोन मेस्टिक्स है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी जो है इंडिकेट करता है कि ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन हो सकती है, ठीक है।
नेक्स्ट अब बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में यहाँ पर फिज़िकल, साइकोलॉजिकल एंड फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट जो है वो दिया जाता है पेशेंट को। सबसे पहले तो जो है यहाँ पर कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है पैथोफिजियोलॉजी में कि यहाँ पर जो है अलग अलग कारण की वजह से ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन बन सकती है। तो एग्जैक्ट कोज क्या है, एग्जैक्ट रीज़न क्या है बिहाइंड द अकरेंस ऑफ ऑस्टियोमलेशिया, उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अगर यहाँ पर करेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा तो उसी से जो है फिर आगे का ट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से हो पाएगा। अदरवाइज़ जो है अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं है तो ट्रीटमेंट में भी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है यहाँ पर कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना ज़रूरी है, उसको फिज़िकल सपोर्ट देना ज़रूरी है उसको, क्योंकि वीकनेस है, बोन में पेन हो रहा है, उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है मूवमेंट में। तो फिज़िकल सपोर्ट, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और फिर आता है उसका ट्रीटमेंट या फार्माकोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो एज अंडरलाइंग कोज ऑफ ऑस्टियोमलेशिया इज़ करेक्टेड द डिसऑर्डर में ऑल्सो रिसॉल्व। तो जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, जैसे कि अगर उसको किडनी की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसकी किडनी की प्रॉब्लम को सही कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली ऑस्टियोमलेशिया सही हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको जो है सीलिएक डिजीज़ हो रही है या उसको जो है इन्फ्लामेशन हो रहा है जीआई के अंदर किसी तरह का, ठीक है, तो अगर उसको जो है ऑब्स्ट्रक्शन है जीआई की जीआई ट्रैक्ट में, तो उसको जब क्लियर कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो एब्जॉर्प्शन होने लगेगा विटामिन डी और कैल्शियम का और ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करना ज़रूरी है। ठीक है, सेम नेक्स्ट हम बात करें, इफ़ किडनी डिजीज़ प्रिवेंटेड एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्ब विटामिन डी देन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर द एक्टिवेटेड फॉर्म कैल्सिट्रियोल। तो यहाँ पर किडनी डिजीज़ की कंडीशन में जो है यहाँ पर विटामिन डी जो है वो, क्योंकि किडनी और लीवर जो है वो इनएक्टिव विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर कैल्सिट्रियोल जो है वो दिया जा सकता है। Next, if osteomalacia is caused by malabsorption, increased doses of vitamin D3 along with the supplement calcium। ठीक है, ऑस्ट्रोमलेशिया जो है वो यहाँ पर अगर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि जितना अमाउंट में हम ले रहे हैं उससे कम एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अमाउंट को बढ़ा दो। तो अमाउंट को बढ़ा देंगे तो जितना, क्योंकि ज़्यादा हम देंगे तो एब्जॉर्ब तो कम ही होगा पर उतना एब्जॉर्ब हो जाएगा जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ऐसा भी किया जा सकता है यहाँ पर कि अमाउंट जो है वो विटामिन डी का और कैल्शियम का, यानी जो एक टैबलेट आती है जिसमें दोनों होते हैं, कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है, वो टैबलेट यहाँ पर दी जाती है। नेक्स्ट जो है एक्सपोजर टू द सनलाइट ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, तो उनको एनकरेज करना कि आपको जो है वो क्या होना चाहिए, आपको अपने आप को एक्सपोजर करना चाहिए। सनलाइट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन डी का जो सबसे नेचुरल सोर्स है, यानी कि गरीबों का विटामिन कहते हैं विटामिन डी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई पैसा खर्च नहीं होना, सिर्फ थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, सनलाइट से एक्सपोज हो जाओ, आपको विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये सजेशन दिया जाता है स्पेशली वुमेंस को कि वो पर्दा प्रथा यूज़ करती हों तो उनको उसको अवॉइड करना है। उसकी जगह जो है अपने जो है जितना हो सके, मतलब एक एक्सपोज़र जो है फेस को और अपर एक्सट्रीमिटीज़ को, तो ये एक्सपोज़र जो है वो सनलाइट के साथ हो, थोड़ी देर जो है वो अगर बॉडी को एक्सपोज करा जाएगा तो उससे जो है विटामिन डी ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर बनने लगेगी। अवॉइडेंस ऑफ बॉडी कवर पर्दा प्रथा, ऐसा नहीं है कि धूप में बैठा और फिर भी अपने आप को पूरा कवर करके बैठ गए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जितना हो सके, जितना बॉडी पार्ट हम जितना, जैसे अपर एक्सट्रीमिटीज़, फेस, एटलीस्ट ये जो अपना पार्ट है ये ओपन रहता है, ये इजीली हम एक्सपोज करा सकते हैं। ठीक है, तो उतना जो है कि इसमें भी हम पर्दा प्रथा ना यूज़ करें, उस जगह जो है अपने बॉडी को जो अननेसेसरी कवरिंग जो है उसको हटा दिया जाए, जितना नॉर्मल क्लोथिंग है वही बस यूज़ किया जाए। ठीक है, तो ये सारे जो है हम मैनेजमेंट का पार्ट होते हैं, सारी एडवाइस जो है पेशेंट को दी जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग असेसमेंट, असेस द लोकेशन, इंटेंसिटी, सीवियरिटी ऑफ पेन, असेस द मोबिलिटी ऑफ जॉइंट, असेस द रेडनेस, स्वेलिंग,
and the at the joint site, assess the level of knowledge, assess the nutritional pattern and dietary pattern। तो ये सारे असेसमेंट किए जाते हैं। तो फिर नर्सिंग डायग्नोसिस फर्स्ट, पेन रिलेटेड टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, मसल्स स्पाज्म एंड डिजीज कंडीशन। पहला नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पर बनेगा पेन, ठीक है, पेन रिलेटेड टू सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, मसल्स स्पाज्म एंड डिजीज कंडीशन। तो गोल क्या होगा यहाँ पर, टू मिनिमाइज पेन एंड इंक्रीज कंफर्ट, टू मिनिमाइज पेन एंड इंक्रीज कंफर्ट। इंटरवेंशन की हम बात करें तो एनकरेज पेशेंट टू वर्बलाइज अबाउट पेन एंड डिस्कम्फर्ट, पेशेंट को खुद एनकरेज करना है कि खुद बोले वो अपने पेन के बारे में, ठीक है। रेशनल क्या होगा, इससे कि हमको पता चलेगा कि पेशेंट की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। दूसरा, हम यहाँ पर जो है एक पेन मेजरिंग स्केल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को कितना पेन हो रहा है ना, उसकी सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ हीट एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर पेशेंट को हीट एप्लीकेशन के लिए सजेस्ट किया गया है तो हम प्रोवाइड करा सकते हैं टू रिलीव मसल्स स्पाज्म एंड स्टिफनेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मसल्स स्पाज्म जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, स्टिफनेस रिलीज़ हो जाएगी। टीच करेक्ट बॉडी पोस्चर, अपने बॉडी पोस्चर को किस तरह से रखना है, एक प्रॉपर बॉडी पोस्चर, वो भी हेल्प करता है कहीं ना कहीं पेन को अवॉइड करने में, है ना। टू मिनिमाइज मसल्स टेंशन को कम करने में। यूज़ स्प्लिंट एंड द सर्वाइकल कॉलर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक्स, ठीक है। तो जो भी, क्योंकि पेन तो जो है वो कहीं ना कहीं जो है अगर हो रहा है तो सब करने के साथ साथ एक एनाल्जेसिक्स मेडिसिन तो देनी पड़ती है पेशेंट को, ठीक है। तो उससे जो है पेन रिलीव हो जाएगा, कंफर्ट इम्प्रूव होगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर डाइवर्शनल थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं, रिक्रेशनल थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटरवेंशन हम पेन के रिगार्डिंग दे सकते हैं। सेकंड नर्सिंग डायग्नोसिस की हम बात करें तो इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू पेन, वीकनेस एविडेंस बाय लिमिटेड मोशन, ठीक है। यानी पेशेंट का जो है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी, ये समझ में आता है कि चलने फिरने में जब दर्द होगा तो अपने आप ज़्यादा नहीं चलेगा, अपने आप जो उसकी मोबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। गोल क्या होगा, अटेंड एंड मेंटेन द ऑप्टिमल फंक्शनल मोबिलिटी, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके पेशेंट को मोबिलाइज करना है, इम्प्रूव करना है। इम्प्लीमेंटेशन, एनकरेज वर्बलाइजेशन रिगार्डिंग लिमिटेशन इन मोबिलिटी, पेशेंट को खुद उसको बोलना है कि उसको कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों तकलीफ़ हो रही है, क्यों नहीं चल पा रहा है पेशेंट, है ना। तो उसको एनकरेज करना है कि अपनी समस्या वो खुद बताए, ज़्यादा अच्छे से बताए। रेशनल टू नो अबाउट द लिमिटेशन ऑफ जॉइंट मूवमेंट, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर एग्जैक्टली कौन सी बोन इफेक्ट हुई है, कहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन, assess need for the physical therapy consultation, explain use of the safe footwear। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को थेराप्यूटिक एक्सरसाइज कराना, प्रॉपर फुटवेयर देना, क्योंकि अगर गलत फुटवेयर पहना हुआ है पेशेंट तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, वो गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। टीच ROM एक्सरसाइज टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी एंड मसल टोन फॉर जॉइंट सपोर्ट। तो यहाँ पर पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है, पेशेंट जितना एक्टिवली कर सकता है उसको एक्टिवली करानी है, नहीं कर सकता तो पैसिवली करानी है। पेशेंट के फैमिली मेम्बर को भी टीच करना है कि ROM एक्सरसाइज क्या है, किस तरह से की जाती है, इसका क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हेल्प करती है टू प्रिवेंट द टेंडन, लिगामेंट and the deformity, to prevent the tender tightness and the deformities। नेक्स्ट हम बात करें सेल्फ केयर डेफिशिएट रिलेटेड टू पेन एंड लिमिटेड जॉइंट मूवमेंट। तो अगर उसको प्रॉपर जो है मूवमेंट नहीं हो पा रही है, पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट का जो सेल्फ केयर एबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो गोल क्या हो जाएगा, प्रमोटिंग सेल्फ केयर एबिलिटी। इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं, असेस द पेशेंट कंडीशन एंड आइडेंटिफाई फैक्टर डेट इंटरफियर इन मूवमेंट टू परफॉर्म सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। तो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर है जिसकी वजह से पेशेंट अपनी सेल्फ केयर नहीं कर पा रहा है। तो इसका रेशनल क्या होगा, इट हेल्प टू नो अबाउट द पेशेंट एंजाइटी कंडीशन, ठीक है। पेशेंट की क्या कोज है, क्या उसको इंटरफेयर कर रहा है, वो आइडेंटिफाई होगा। सेकंड, प्रोवाइड पेन रिलीफ बिफोर सेल्फ केयर एक्टिविटी,
यानी पेशेंट को जो है कभी भी हम मूवमेंट करा रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं मूवमेंट के लिए, तो उससे पहले पेन को कम करने के इंटरवेंशन किए जाएँ ताकि पेशेंट को जो है मूवमेंट कराते वक्त पेन ना हो। डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग द पेशेंट सेल्फ केयर एट अप्रोप्रिएट लेवल विद द पेशेंट फैमिली। तो पेशेंट की फैमिली को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है टू इम्प्रूव द नॉलेज लेवल ऑफ द पेशेंट एंड ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ फैमिली मेम्बर। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड एंजाइटी एंड एक्टिवली पार्टिसिपेशन टू मिनिमाइज द पेशेंट डिपेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज़्यादा पेशेंट एक्टिवली इन्वॉल्व होगा उतना ज़्यादा उसका स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगा, उतना ज़्यादा जो है एक पॉजिटिव एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप्ड होगा, उतना ज़्यादा वो जो है अच्छे से अपने आप के ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ नॉलेज एंड डिजीज़ कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो हो ही रही है ना, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो सकता है, जीआई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। ठीक है, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पेशेंट, गोल क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पेशेंट। इंटरवेंशन की बात करें तो सबसे पहले टू असिस्ट द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ पेशेंट, चेकिंग द वेट, डाइटरी हैबिट, मील टाइम, एपिटाइट, ये सब हम जो है असिस्ट करेंगे, जिससे कि हमको क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा, टू नो अबाउट द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन क्या है वो हम पता लगाएंगे। आस्किंग अबाउट द पेशेंट फूड इनटेक एंड फेवरेट फूड एंड वेजिटेबल, पेशेंट की चॉइस हमको पूछनी है कि क्या उसको अच्छा लगता है। ठीक है, तो फेवरेट आइटम उसको दिए जा सकते हैं ताकि उसकी एपेटाइट जो है वो इंक्रीज़ हो, भूख खुल जाए यानी। ठीक है, नेक्स्ट है एडुकेट द पेशेंट अबाउट द हिज और हर न्यूट्रिशन लेवल एंड एनकरेज फॉर प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ पेशेंट के लिए ज़रूरी है पेशेंट को एजुकेट करना, ताकि वैसा ना हो कि उसको जो है कुछ चीज़ें दी जा रही है, वो कहे मुझे पसंद नहीं, मैं नहीं खा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, मैं नहीं खा रहा। उसको इम्पोर्टेंट समझानी है कि इसको न्यूट्रिशनल डाइट को लेने का क्या बेनिफिट है उसकी कंडीशन में, इसका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसका खाना जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से दवाई का काम करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम रिच डाइट उसको हम दे सकते हैं, उसको ईट करना पड़ेगा चाहे उतना टेस्टी ना लगे। एजुकेट द पेशेंट फॉर द इंक्रीज मील टाइम इन ए डे, स्मॉल एंड फ्रिक्वेंट डाइट इनटेक। ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा खाना खाना है, ज़्यादा बार खा ले भले पेशेंट, तो वो पेशेंट को एक हैबिट डेवलप करनी है कि एक बार में अगर ज़्यादा खाना खाएगा तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, उसका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पाएगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यहाँ पर पेशेंट को समझानी है ये बात ताकि वो स्मॉल अमाउंट में फ्रिक्वेंट डाइट ले। प्रोवाइड द बैलेंस डाइट, प्रोवाइड एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी विथ हाई फाइबर्स। ठीक है, तो एडिक्वेट बैलेंस डाइट पेशेंट को देनी है जिसमें कि कैल्शियम के जो सप्लीमेंट है वो ज़्यादा हो, एडिक्वेट फॉस्फोरस हो, एडिक्वेट विटामिन डी मिल जाए, टू फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एज पर बॉडी डिमांड एंड टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। तो यहाँ पर मेन जो फाइबर है वो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू सनलाइट एक्सपोजर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट इन मॉर्निंग टाइम। तो ये क्या है कि जब सनलाइट को हम एक्सपोज करेंगे तो भी हमें क्या करेगा, विटामिन डी प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंटरवेंशन यहाँ पर किए जा सकते हैं। अगर प्रॉपर इंटरवेंशन किया जाए, प्रॉपर नर्सिंग मैनेजमेंट किया जाए तो ऑस्टियोमलेशिया को कंडीशन को ईजीली इम्प्रूव किया जा सकता है। बट अगर नहीं किया जाता, वहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं रखे जाते, जो गाइडलाइंस हैं वो अवॉइड की जाती है, तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे रिस्क फॉर फ्रैक्चर तो है ही, क्योंकि बोन सॉफ्ट हो रही है तो इजीली ब्रेक हो जाएगी, फ्रैक्चर हो जाएगा। ग्रोथ डिफॉर्मिटी, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती है, स्पाइनल प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर कि स्पाइन में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, रीनल फेलियर यहाँ पर देखने को मिल सकता है पेशेंट को, क्योंकि हालांकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। कैल्शियम यहाँ पर रीनल फेलियर की वजह से भी वो ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है और ऑस्टियोमलेशिया होने की वजह से भी रीनल फेलियर हो सकता है। ठीक है, तो एक दूसरे के साथ ये अटैच है, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशन कंडीशन हो सकता है कि हो डाइटरी इंटेक में अगर कैल्शियम कम है उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है तो वो फिर रीनल फेलियर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हैं यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो
समराइज़ कर लेते हैं हमारे टॉपिक को। उससे पहले समरी से पहले हम यहाँ पर रिकेट्स भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में, क्योंकि सेम कंडीशन है हमारे सिलेबस में, वैसे ऑस्ट्रोमलेशिया ही है, बट रिकेट्स भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर दोनों को एक समअप कर लेंगे। रिकेट्स इज़ ए कंडीशन डेट रिजल्ट इन ए वीक और सॉफ्ट बोन इन चिल्ड्रंस। ठीक है, तो कंडीशन मेन वही है, सॉफ्ट बोन हो रही है, डीमिनरलाइज हो रहा है बोन का, बट किस में होगा, चिल्ड्रन में होगा। एडल्ट में होगा तो ऑस्ट्रोमलेशिया कहेंगे, और चिल्ड्रन में होगा तो रिकेट्स कहेंगे। सिम्टम्स इंक्लूड बो लेग क्या होती है यहाँ पर, ये पेशेंट जो तिरछापन है ये इसको कहते हैं बो लेग। ठीक है, तो बो लेग्स, स्टूडेंट ग्रोथ यानी ग्रोथ रुक जाती है, बोन पेन, लार्ज फोरहेड का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रबल स्लीपिंग यानी पेशेंट को जो है या बच्चे को जो है नींद नहीं आती है। कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड द बोन फ्रैक्चर, मसल्स स्पाज्म एंड द एबनॉर्मल कर्व ऑफ स्पाइन। ठीक है, तो यहाँ पर स्पाइन जो कर्व है वो भी यहाँ पर बिगड़ने लगता है। ये सब जो है क्यों हो सकता है, इसके कोज जो है रिकेट्स के वो भी सेम विटामिन डी डेफिशिएंसी, सीलियक डिजीज़, जेनेटिकल कंडीशन की वजह से ऐसा हो सकता है। अदर फैक्टर इंक्लूड जो है वो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होना। ठीक है, तो मेन जो है कि रिकेट्स हो चाहे ऑस्ट्रोमलेशिया, यहाँ पर 3 फैक्टर हैं, विटामिन डी, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इनकी कहीं ना कहीं कैसे भी जो है कमी हो रही है, और वही जो है फिर रिकेट्स या ऑस्ट्रोमलेशिया को, रिकेट्स चिल्ड्रन में और ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट में अकर होगा। ठीक है, दोनों का एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या रिकेट्स है क्या ऑस्ट्रोमलेशिया है। दोनों की कंडीशन जो है बोन सॉफ्टनिंग ड्यू टू द मिनरल डेफिशिएंसी कंडीशन कहलाती है रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया। रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्ट्रोमलेशिया इन एडल्ट। तो मेन जो डिफरेंस है यहाँ पर क्या है कि ये ग्रोथ प्लेट क्लोजर का है ना, चिल्ड्रंस में जो है ये ओपन रहती है, और एडल्ट में जो ग्रोथ प्लेट है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यानी एक एडल्ट एज जो हो जाती है, मान के चले हम 21-22 की एज के आसपास जो है ये ग्रोथ प्लेट जो है वो क्लोज हो जाती है, यानी कि उसके बाद जो बोन का साइज़ है वो इंक्रीज़ नहीं होता, और ये चिल्ड्रन में जो है ओपन रहता है। तो मेन जो है यही डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि चिल्ड्रन और एडल्ट में यानी कि रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया में भी जो ग्रोथ प्लेट का क्लोज़र और ओपनिंग है वो एक डिफरेंस हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो चिल्ड्रन में जो है यहाँ पर साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, क्रेनियोटिप्स और बो लेग्स। तो यहाँ क्रेनियोटिप्स जो है वो क्या देखने को मिल सकते हैं कि जो है स्ट्रक्चर पूरा का पूरा वो एबनॉर्मल हो जाता है। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं पेशेंट को जो है इस तरह से जो है तिरछापन आ रहा है यहाँ पर लेग में, जिसको बो लेग कहते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पर कि ओवरऑल जो यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट जो है वो एक तरह का फ्लैट चेस्ट हो जाता है। एब्डोमेन जो है थोड़ा सा लार्ज होने लगता है, ये डायग्राम में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट एब्डोमेन थोड़ा सा लार्ज होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन जो है वो बच्चे में देखने को मिलती है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। और एडल्ट की हम बात करें तो एडल्ट में जो है डिफ्यूज बोन एंड जॉइंट पेन, प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस, बोन फ्रेगिलिटी का मतलब होता है कि बोन जो है वो उसके अंदर जो है कहीं ना कहीं फैलाव होने लगता है, एबनॉर्मली डिस्ट्रक्शन होने लगता है। ठीक है, रिस्क फॉर इंक्रीज रिस्क फॉर द फ्रैक्चर। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं। ये डिफ्यूज बोन एंड जॉइंट पेन का जो है, प्रॉक्सिमल मसल्स वीकनेस एंड बोन फ्रेगिलिटी। ठीक है, उसके अलावा जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो रिस्क फॉर फ्रैक्चर बढ़ जाता है। लूज़र जोन इन एक्सरे अगर किया जाए तो जो एक तरह से डीमिनरलाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से स्केलेटल जो प्रॉब्लम है वो डीमिनरलाइजेशन वो आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, तो ये जो है मेन इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं दोनों में, रिकेट्स और ऑस्ट्रोमलेशिया में। जो मेन ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन वो ज़्यादा किया जाए, है ना। जो मिल्क अपने आप में अच्छा रिसोर्स माना जाता है कैल्शियम का, तो ज़्यादा मिल्क लेना चाहिए। उसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो सारे के सारे, और जो एग्जैक्ट कोज़ है, जो भी कोज़ है, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सही करना है। डाइटरी में इंटेक कम है तो डाइटरी इंटेक को बढ़ाना है।
जीआई में अगर ऑब्जर्प्शन नहीं हो पा रहा है, जीआई की रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनको क्लियर करना है, उनको करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये सारा का सारा इस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, होपफुली आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। फिर भी कोई अगर आपसे डाउट पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट जो हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट जो है हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, ऑस्टियोपोरोसिस का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और वीडियो जो है आप जिन लोगों के पास नहीं पहुँच रहा है, जिनको नहीं पता है, उनको शेयर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आप दूसरों को भी दे सकते हैं। दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट आपके साथ पढ़ते हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको भी शेयर कर सकते हैं। अगर उनको भी क्लास अगर नहीं लग पा रही है तो उनको भी जो है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।